फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शुक्रवार के कार्यक्रम में। विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत दूसरे हिस्से के साथ मैंने सुबह वाला कार्यक्रम थोड़ा छोटा बनाया था, इस वजह से क्योंकि कई बार चीजें बहुत ही अलग तरीके से बतानी होती है। यहाँ पे आप जब देखेंगे तो सबसे अच्छी बात कि यहाँ के जो आपकी कुंडली के अष्टम भाव के अधिपति हैं वो यहाँ के लग्न के अधिपति, और यहाँ भी वो लग्न के अधिपति वृषभ लग्न का नवांश और दशमांश बन रहा है, जहाँ शनि मंगल राहु एक साथ लग्न में आ रहे हैं और केतु का प्रभाव गुरु वृश्चिक राशि के अधिपति लग्न में सप्तमेश लग्न से बैठ करके सप्तम भाव को देख रहे हैं, गुरु केंद्र को देख रहे हैं लग्न को, और शनि मित्र की राशि में, मंगल सामान्यतया एक सामान्य राशि में बैठे हैं जहां के अधिपति शुक्र शुभग्रह होकर के शुभग्रह के साथ शुभग्रह की राशि में लूंज पूंज न हो दाम्पत्य को लेकर के, जैसे होता है ना कभी बहुत ज्यादा मजबूत पकड़ना, ऐसा मतलब मजबूत होना होगा दाम्पत्य को निभाने के लिए। आप कई बार बहुत ज्यादा केयरलेस नहीं हो सकते। लग्न के ऊपर और लग्नेश के ऊपर अगर गुरु की दृष्टि जाएगी तो ये बहुत अच्छी बात होगी दाम्पत्य के लिए। सूर्य यहाँ पे पंचम भाव में बैठे हैं कन्या राशि में नीचा भिलासी होकर के, और यहाँ के अधिपति बुध जन्म कुंडली में तीसरे भाव में, और जो कि जन्म कुंडली के लिए थोड़ी बहुत कमजोरी के संकेत दिखा रही है। यहाँ पे शनि स्वग्रही, यहाँ पे शनि जो है वो जन्म कुंडली में बैठे हैं मित्र की राशि में, और जब गौर करेंगे तो यहाँ के लग्नेश तुला राशि के अधिपति शुक्र सिंह के थोड़े कमजोर लेकिन मित्रवत ही होंगे। यहाँ पे वही शुक्र जो है वो कर्क राशि में बैठ रहे हैं, बहुत अच्छे यहाँ भी नहीं है, वहां थोड़े ठीक थे भाव के आधार पे, यहाँ थोड़े कमजोर होंगे क्योंकि लग्नेश का त्रिक स्थान में या दुह स्थान में जाना कई बार विलंब से विवाह के संकेत भी देता है और कई बार व्यक्ति को मेहनत भी करनी पड़ती है। कर्म क्षेत्र के लिए यही शुक्र जो है वो वृश्चिक राशि के बैठ रहे हैं, यानी कि ये ग्रह यहाँ भी बदल रहा है, यहाँ भी बदल रहा है, यहाँ वो नजदीक विवाह के संकेत दिखा रहा है, और यहाँ वो व्यक्ति को थोड़ा बीमार से युक्त या स्वभावगत थोड़ा बीमारी से ओतप्रोत देख रहा है। यह कर्म क्षेत्र में कई बार व्यक्ति के स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से उसको दो चार होना पड़ सकता है, विशेषतया लग्नेश की ही दशा में। इनका जन्म 14 बजे यानी कि 2 बजे हुआ है दिन में। अब विचार करने वाली बात है कि व्यक्ति का जन्म दिन में हुआ, चंद्रमा बने अच्छे हैं, शुभ ग्रह बने हैं, और सूर्य जो है वो जन्म कुंडली में दक्षिणायन का है। दक्षिणायन में होने से चंद्रमा बलवान हो जाते हैं और दिन का जन्म है। तो ऐसी अवस्था में कि जब व्यक्ति का जन्म कृष्ण पक्ष का हो और दिन का हो तो चंद्रमा को अतिरिक्त बल मिल जाता है। इसका मतलब होगा कि इनकी कुंडली का दशम स्थान बलवान हो जाएगा, यहाँ पे इनका पराक्रम भाव बलवान होगा और यहाँ भी वही भाव। इसका मतलब है कि जातक कहीं ना कहीं मेहनती हमेशा रहेगा, क्योंकि यहाँ के अधिपति जन्म कुंडली में पंचम भाव में बैठ करके चंद्रमा जैसे ग्रह के साथ व्यक्ति को खुद का स्वरोजगार के क्षेत्र में भी व्यक्ति को कई बार उतारने वाला बना देंगे। यह दशमांश कुंडली को देख करके मैं ये बात कहता हूँ, लेकिन आरंभ में व्यक्ति जो है वो सरकार से जुड़ा हुआ हो सकता है, बाद में चल करके खुद का कारोबार भी स्थापित कर सकता है। राहु और सूर्य यहाँ पे थोड़ी कमजोरी, गुरु और चंद्रमा यहाँ पे बहुत अच्छी बात होगी कि व्यक्ति देश विदेश में बड़ा ही परिचय प्राप्त करता है, बाहर जाकर के नौकरी करता है, बाहर से वो शिक्षा ग्रहण करता है, बहुत सारी चीजें वो प्राप्त कर लेता है एक ही साथ में। और उसके बाद अपने कर्म क्षेत्र को लेकर के कभी भी व्यक्ति अनुशासनहीनता का प्रतीक नहीं बनेगा। शुक्र यहाँ बैठे हैं और उसके ठीक आगे केतु इनको अपडेट रखने वाला और हमेशा ही जातक के लिए एक नया मार्ग देने वाला बनाएंगे, जहां व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है और नई चीज समाज को देने में विश्वास करता है। यकीनन ये बात सही हो सकती है। लग्न कुंडली में जब आप धन भाव के अधिपति को देखते हैं तो वहां के मंगल मित्र की राशि में बैठे थे, अपने मित्र से दृष्ट थे, और यहां वही मंगल इस भाव के अधिपति शुक्र के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं होते, और यहाँ वो गुरु से दृष्ट हो रहे हैं, केंद्र में बैठे हैं सप्तम भाव के अधिपति होकर के। यहाँ पे भी वो एकादशवें भाव में लग्न के साथ संबंध बना रहे थे, यहाँ वो लग्न में ही है। इसका मतलब है कि हमें निश्चित रूप से जातक को क्रोधी और उन्मादी नहीं बनने देना होगा। उसके क्रोध पे आप किस तरीके से नियंत्रण रखेंगे, उसकी तेजस्विता को कैसे आप हैंडल करेंगे, उसके ऊर्जा का सही और सतत इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये आपको अभी से ही उस पर लागू करने की बात होगी। क्लियर है?
पराक्रम भाव के अधिपति होने के साथ साथ जन्म कुंडली में पंचम भाव, छठवें भाव के अधिपति गुरु इस कुंडली के लिए बहुत अच्छे नहीं होते। और यहाँ वो गुरु वृश्चिक राशि में, यहाँ वो गुरु शनि, यहाँ से वो बदल रहे हैं और जातक को स्थिरता के साथ स्थिर होकर के उसको लाभ भी देंगे, उसको गंभीरता भी देंगे और उसके मेहनत का फल भी बहुत ही ऊंचाई के साथ देने वाले बना देंगे। ये नवांश कुंडली में देख करके मैं ये बात कर रहा हूँ। गुरु की दशा जातक के लिए लग्न कुंडली से ज्यादा बढ़िया नवांश कुंडली में, मतलब दाम्पत्य के सूत्र के करीब करीब। ऐसा नहीं है कि वो एक विवाह के बाद ही व्यक्ति जो है वो ऐसा करेगा, ऐसा नहीं है। वो हमेशा ही अपनी स्थिति को आगे बढ़ाएगा और जैसे जैसे व्यक्ति की कुंडली में गुरु की दशा आगे बढ़ेगी वैसे वैसे उसके प्रभाव में सकारात्मक पक्ष दिखते जाएंगे। क्लियर है? चाहे वो परीक्षा को लेकर के हो, चाहे वो पराक्रम को लेकर के हो, चाहे कम्युनिकेशन को लेकर के हो, चाहे कम्युनिकेट करने को लेकर के हो, या फिर अपनी बात रखने को लेकर के हो, अपने पॉजिटिविटी और अपने संचार के साधनों को बढ़ाने, अपने लोगों तक अपने पहुंच को बढ़ाने को लेकर के हो, ऐसी स्थितियां गुरु की दशा में व्यक्ति को बहुत ज्यादा मिल सकती है। क्लियर है? पंचम और चतुर्थ के अधिपति शनि जन्म कुंडली में केंद्र में ही बैठे हैं, वक्री हैं, इस वजह से थोड़े कमजोर भी होंगे, डाइवर्टेड हैं। और यहाँ पे वो शनि जन्म कुंडली में लग्न में आ रहे हैं, योग कारक यहाँ भी, योग कारक यहाँ भी और यहाँ भी, मतलब शनि की दशा जातक के लिए हमेशा ही लाभदायक। धर्म, कर्म, अध्यात्म, दान, पुण्य, रिकॉग्निशन, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, सुख संपत्ति और भौतिकीय सुख संसाधनों का लाभ, ये सब शनि की दशा में जातक को मिल सकती है। और शनि की दशा का व्यक्ति का जीवन पे बहुत ज्यादा असर लंबा चौड़ा पड़ेगा। हमें सबसे ज्यादा ध्यान इनकी कुंडली में बुद्ध को ठीक करने को लेकर के करना होगा, जिसके लिए गणेश जी के मंत्रों का जप, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ, गणेश संकटनाशक स्तोत्र का जप पाठ वगैरह, या लगातार उसका 5 बार 11 बार प्रत्येक दिन पाठ करना और गणेश जी को दुर्वा अर्पित करना। उसके अतिरिक्त भगवान सूर्य नारायण की उपासना करना और दुर्वा अर्पित करना मैंने कहा ही है। इनके लिए अंक बहुत बढ़िया रहे 5, राशि जो है वो मकर और कुंभ बहुत अच्छी रहे, मिथुन भी अच्छी रहे। इनके लिए विशाखा नक्षत्र अच्छा रहे, पुष्य पुनर्वसु नक्षत्र अच्छा रहे, रेवती अच्छा रहे, शतभिखा भी अच्छा रहे, श्रवण और अनुराधा अच्छे रहे। ये कुछ नक्षत्र अच्छे होंगे। दिन शुक्रवार का और शनिवार का अच्छा रहेगा, दिशा दक्षिण अच्छी रहेगी, ये सब चीजें अच्छी रहेंगी जीवन में। तो ये सब बातें मैंने बताई। छठवें भाव के अधिपति के बारे में मैंने चर्चा करी, सप्तम भाव और जन्म कुंडली में धन भाव के अधिपति मंगल के बारे में मैंने चर्चा करी थी। आपको इनके ऊर्जा को सही आयाम देने पे विचार करना ही होगा। मंगल की दशा इनके लिए थोड़ी बहुत कमजोर जा सकती है, हालांकि वो भी ठीक ठाक है, दे देगा बहुत सारी चीजें। व्यापारिक दृष्टिकोण मंगल की दशा में बहुत ज्यादा उभरेगी और कई बार बहुत सारी चीजें उनके डेली बेसिस को ठीक करने के लिए रिपेयर करने वाला काम मंगल की दशा में हो सकता है। जन्म कुंडली में शुक्र लग्न के अधिपति होने के साथ साथ छठवें नहीं 8वें के अधिपति होते हैं। हालांकि ये बहुत ही सामान्य सी बात होगी, परंतु फिर भी व्यक्ति को कभी कभी कर्ज में भी देख रहा हूं, उसके लिए कर्ज लेना पड़े ऐसा देख रहा हूं, ऐसी चीजें मैं देख रहा हूं, ऐसा हो सकता है। और छोटे पैसों पे व्यक्ति को आरंभ में नौकरी करनी पड़ती है। कई बार आरंभ में थोड़ी बहुत मशक्कत होती है, जो कि मेहनत यहाँ भी दिख रही है। विवाह विलंब से ना हो, इसका खतरा ना हो, ये काम आपको देखना होगा। और निस्संदेह व्यक्ति विवाह को लेकर के कभी भी उलूल जुलूल बातें ना करे, कई बार वो अपने ही उसी चीज पे सवाल ना खड़ा कर दे, इसका ध्यान रखना होगा। हालांकि गुरु और सूर्य तो बहुत अच्छे हैं, चंद्रमा भी बहुत अच्छे हैं, तो व्यक्ति कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो अपनी बातों को ना माने, पूर्वजों की बात पे भरोसा ना करे, क्योंकि गुरु की दृष्टि यहाँ है, गुरु का प्रभाव सूर्य के साथ है, बुध के साथ है, तो ये चीजें जो है वो अच्छी दिख रही हैं। तो मैं इस पे तो नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी हमें उनको हमेशा ही धार्मिक और प्रभाव से संपन्न बनाने का प्रयास करते रहना चाहिए। बुध इनकी कुंडली में इस लग्न की कुंडली के लिए राजयोग की स्थिति में है। दशम स्थान में जाकर के वो व्यापारिक और व्यक्ति को बहुत ज्यादा लाभ और हानि के लिए प्रेरित करने वाले बना देते हैं। और बुध की दशा इनकी कुंडली के लिए कभी भी यहाँ भी शत्रुवत ही हो रहे हैं। हालांकि चंद्रमा जो है वो जन्म कुंडली में अष्टम में जा रहे हैं, थोड़ा कमजोर हो जाएगा, तो दशम स्थान को यहाँ पे थोड़ी कमजोरी मिलेगी। हालांकि लेकिन गुरु कम से कम देख रहे हैं, तो व्यक्ति को अपग्रेड रखेंगे, बल देंगे, ये बात होगी कि चंद्रमा की दशा भी बहुत ज्यादा कमजोर नहीं होगी। व्यक्ति के करियर को एस्टैब्लिशमेंट चंद्रमा की दशा में भी मिल सकती है। भाग्य का उदय जन्म कुंडली में बुध की दशा में तो हो ही जाता है, शनि की दशा में भौतिक सुख संसाधन की प्राप्ति भी व्यक्ति को हो जाती है। क्लियर है?
दशम स्थान के अधिपति चंद्रमा, ये बात बहुत अच्छे से समझने की है कि व्यक्ति मेहनती है और निश्चित रूप से वो समाज पे अपना प्रभाव छोड़ने वाला है। जो भी बात कह दे वो लोग सामने वाले मान जाते हैं। ये बड़े बेटे में ज्यादा होगा, छोटे में थोड़ा कम होगा। एकादशवें भाव के अधिपति सूर्य जन्म कुंडली में दशम में बैठ करके महालक्ष्मी योग लगाएंगे और यहाँ पे वो सूर्य जो है वो जन्म कुंडली में कन्या राशि के, और वहां वो कर्क के बैठे थे, यहाँ वो थोड़े अच्छे होंगे, वहां भी अच्छे हैं। दशम स्थान में दिग्बली और यहाँ पे व्यक्ति को एक संततिवान बना रहे हैं, जहां व्यक्ति कई बार एक साथ ही पैदा होता है। ऐसी स्थितियां भी देखता हूं, ऐसी बातें दिख रही हैं। व्यक्ति कई बार जेनेटिक प्रॉब्लम को ढोने वाला हो जाता है, तो ऐसे में कई बार आपके परिवार में जो बीमारी कई बार कई पीढ़ियों से आ रही है, उसका भी व्यक्ति जो है वो वाहक हो जाता है। तो कई बार हमें जो वायरल फीवर होते हैं, ये कुछ ऐसी बीमारियां जो बहुत ज़्यादा समाज में फैल जाती हैं, उस पर ध्यान रखने की बात होती है। या कई बार व्यक्ति का जन्म ही ऐसे समय पे होता है जहाँ पे उन सब चीज़ों से दुनिया चपेट में या प्रभाव में रहती है। ये ऐसे यहाँ की बात है कि यहाँ के अधिपति जो शनि है वो राहु के चपेट में है, इस वजह से राहु के प्रभाव में है। यहाँ के अधिपति जो बुध है वो जन्म कुंडली में शनि के प्रभाव में है, इस वजह से। तो नवम भाव के अधिपति पे अगर पाप ग्रह का प्रभाव कई बार बढ़ जाता है तो व्यक्ति विश्वव्यापक बीमारियों की चपेट में आ जाता है, ऐसा भी होता है। 12वें भाव के अधिपति के बारे में मैंने बुध के बारे में चर्चा करी। बुध यहाँ पे जो है वो जन्म कुंडली में कर्क राशि के हैं, बहुत अच्छे नहीं होंगे, व्यक्ति थोड़ा ढुलमुल सा होता है विवाह को लेकर के। अब मैं आपको इनकी कुंडली में 2-3 चीजें जो बहुत अच्छी हैं जो बता दूं। जैसे वाहन वगैरह का सुख इनकी कुंडली में बहुत बेहतर होगा। माता से व्यक्ति को हमेशा ही लाभ मिलता रहेगा। पिता गुरुवत रहेंगे, माता का स्वास्थ्य थोड़ा बहुत कमजोर होता रहेगा। और व्यक्ति तकनीक का जानकार होगा। संतान वगैरह का सुख व्यक्ति के जीवन में बहुत अच्छा होगा। दोनों ही संतान से युक्त होंगे, दोनों ही जातक। भाग्य का बल इनके पास है, जिसमें सूर्य को मैं थोड़ा कमजोर देख रहा हूं, इस वजह से सूर्य को अर्घ अवश्य ही देना चाहिए। सूर्य और बुध की दशा इनके जीवन में बहुत ही संतुष्टि प्रदायक होगी। लेकिन बाकी जितने भी प्लैनेट हैं सूर्य और बुध के अतिरिक्त, शनि मंगल राहु केतु या गुरु हो या शुक्र हो, ये सब आपकी कुंडली में, या मंगल हो, ये सब आपको धनदायक, धन के प्रणेता और अपनी दशा काल में कुछ दे करके ही आशीर्वाद स्वरूप जाने वाले बन रहे हैं। ये बात आपकी कुंडली में मैं देख रहा हूं। अतिरिक्त बल के रूप में मैं अगर देखूंगा, गुरु के पास बल रहेगा, शुक्र के पास बल है, बुध के पास बल है, चंद्रमा के पास बल होगा, और शुक्र के पास बल मैंने कहा, मंगल के पास बल है, गुरु के पास बल है, बुध के पास बल है, चंद्रमा के पास बल है। ये चीज मैं देख रहा हूं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। अल्टीमेटली व्यक्ति गंभीर होगा, गंभीर काम करेगा, ऑपरेट भी कर सकता है, ऑपरेशन वगैरह, थिएटर वगैरह में भी व्यक्ति बहुत अच्छा काम कर लेता है। और कई बार व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रिएटिव भी हो जाता है, ऐसा छोटे बच्चे पे लागू होता है क्रिएटिव। ये बात मैं देख रहा हूं। अब क्या बताऊं, बहुत सारी चीजें फोन पे भी हो सकती हैं। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अगर कुछ भी पूछना होगा मुझे बेझिझक फोन कर लीजिएगा, मैं हूं हमेशा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।